तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो ये क्लास आपके लिए सीईटी, पशु परिचर एवं अन्य सभी परीक्षाएं जिनमें साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम साइंस से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जो कि प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है मानव रक्त। ठीक है, तो मानव रक्त के बारे में देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से या फैक्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो रक्त एक क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, पहला प्रश्न इसी से बनता है कि रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो 4 से 5 लीटर रक्त का आयतन होता है। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भ्रूण की मेसोडर्म से। मानव शरीर के कुल भाग का लगभग 1/12 भाग क्या है? रुधिर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो रक्त के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। रक्त कितने प्रकार का होता है? रक्त 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वह आपके तरल भाग होता है। रुधिर कणिकाएं आपके ठोस भाग होता है। प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग बनाता है और रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है जो कि रक्त का 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा में जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं हम। तो प्लाज्मा रक्त का क्या है? तरल भाग है, अभी बताया था। लगभग 55% भाग ये रक्त का पाया जाता है। और प्लाज्मा में लगभग 92% तो पाया जाता है जल, तथा 8% भाग जो है वह आपके क्या पाया जाता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा के कार्य। रुधिर प्लाज्मा के कार्य कौन कौन से हैं? तो हार्मोन तथा बचे भोजन का क्या करना? संवहन करना। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य भी क्या करता है? रुधिर प्लाज्मा करता है। शरीर में ऊष्मा का समान वितरण करना, का पूरे शरीर में ऊष्मा का समान रूप से वितरण करने का कार्य भी रुधिर प्लाज्मा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक तो ऊष्मा का समान वितरण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना और हार्मोन तथा बचे भोजन का संवहन करना, ये तीनों कार्य किसके? रुधिर प्लाज्मा के, जो कि रक्त का 55% भाग बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला फैक्ट है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के बारे में मैंने अभी बताया था, लगभग कितना प्रतिशत होता है? रुधिर का 45% भाग होता है। और ये क्या होता है? ठोस भाग होता है। और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें कहते हैं हम आरबीसी, रेड बोन, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। और श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ लेते हैं का आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, तो इससे पहले ध्यान रखना आप, सबसे पहले का आरबीसी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग होती हैं। जो आपके कुल रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत है? 45% भाग कुल रक्त कणिकाएं बनाती है। इन कुल रक्त कणिकाओं में से लगभग 99% भाग तो आपकी क्या बना लेती है? आरबीसी ही बना देती है। ठीक है, और आरबीसी क्या है? केंद्रक विहीन संरचना होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एच भी कहते हैं इसको। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग होता है आपके लाल। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है Fe धातु पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। Fe
का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को जोड़ता है? तो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ता है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ई का कितने अणु ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ते हैं? तो अफी का जो एक अणु है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये तो आपके ऑक्सीजन को कहाँ पर पहुँचाता है? फेफड़ों से ऊतकों तक पहुँचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह आपके ऊतकों से कहाँ पर लाता है? फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, और लाल रक्त कणिक कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा, ये अपवाद है, एक तो ऊंट और एक लामा, इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं जो है उनमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछे तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है आपके एनीमिया रोग। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा में हीमोग्लोबिन अपचयित होकर पीले रंग का वर्णक बिलिरुबिन बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्लीहा में हीमोग्लोबिन जो है वह अपचयित होकर पीले रंग का वर्णक कौन सा बनाता है? बिलिरुबिन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और। तो दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके श्वेत रक्त कणिका, WBC। WBC में क्या होता है कि ये केंद्रक युक्त संरचना होती है, जबकि RBC क्या होती है? RBC होती है आपके केंद्रक विहीन संरचना, जबकि WBC होती है आपकी केंद्रक युक्त संरचना। इनका कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना इनका कार्य होता है। किनका कार्य? WBC का। और इन्हें या रक्त तंत्र का अभिभावक किसे कहते हैं? तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि रक्त तंत्र का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो WBC को रक्त तंत्र का अभिभावक कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति अस्थिमज्जा व लसिका कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये WBC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंद्रक युक्त संरचना होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना इनका कार्य होता है, इन्हें रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, तो इनका जीवन काल कितना होता है? तो 4 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। यह रंगीन संरचना होती है। यह 2 प्रकार की संरचना होती है, कणिकामय WBC और अकणिकामय WBC। ठीक है, तो ध्यान रखना है कणिकामय और अकणिकामय के बारे में। कणिकामय जो होती है, कणिकामय WBC, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, और अकणिकामय जो WBC वह होती है मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट, दोनों 2 प्रकार की होती हैं। दोनों के बारे में ध्यान रखना है आपको, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। आगे देखते हैं अकणिकामय WBC। अकणिकामय WBC कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान रखना है कि ये केंद्रक विहीन संरचना होती है। ध्यान रखना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC केंद्रक विहीन संरचना होती हैं, प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन संरचना होती हैं, WBC में केंद्रक पाया जाता है। ये कंफ्यूज आपको यहाँ पर नहीं होना है, ध्यान रखना है। और यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं, जबकि रक्त का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम करती है WBC। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना WBC का कार्य है, जबकि रक्त का थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने एक छोटे से टॉपिक मानव रक्त के बारे में अध्ययन किया, जिनकी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आप
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।